नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका दतिया के दंगल में। लगातार बंसल न्यूज पर पल पल का अपडेट आप देख रहे हैं। मुकाबला पुराना, नया अध्याय। आज क्या होगा दतिया में, इस पर सभी की निगाहें हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि डाक मतपत्र की गिनती अब पूरी हो चुकी है। इस वक्त का बड़ा अपडेट दतिया उपचुनाव से जुड़ा और डाक मतपत्रों में बीजेपी को बढ़त है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर दतिया उपचुनाव से, दतिया के दंगल से आपको बता रहे हैं। डाक मतपत्र की गिनती पूरी हो गई है और डाक मतपत्रों में बीजेपी को फिलहाल बढ़त मिली है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी और अब ईवीएम खुल चुका है। तो ईवीएम की जब काउंटिंग होगी तो पता चलेगा कि आखिर दतिया में इस बार किसका डंका बजा है, कौन इस उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाला है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। 15 राउंड में पूरी होगी काउंटिंग। डाक मतपत्र की गिनती पूरी हो चुकी है और बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज परिणामों की घोषणा की जाएगी। फिलहाल ये मतगणना स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर चाक चौबंद इंतजाम, ये कड़ा पुलिस का पहरा और डाक मतपत्र की गिनती पूरी हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आज पहला सोमवार जरूर है सावन का, लेकिन आज मंगल किसका होगा ये देखना होगा। कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ होने लगेगी। डाक मतपत्र की गिनती पूरी हो चुकी है, बीजेपी की बढ़त डाक मतपत्रों में, लेकिन ईवीएम खुलेगी और किसके पक्ष में खुलेगी ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं। मनोज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और रवि सक्सेना जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में। साथ ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं विवेक गुप्ता जी, जो अब इस चर्चा में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले रवि जी आपके पास आना चाहूंगी। पहला जो रुझान आया है, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, बैक कैमरा और डाक मतपत्रों में बीजेपी आगे। नहीं, निश्चित रूप से आपके पास अगर कोई खबर है और डाक मतपत्रों की गिनती वगैरह पूरी हो चुकी है तो निश्चित रूप से अगर उसमें बढ़त हुई है तो बहुत अच्छी बात है। वो तो सरकारी मामला होता है, आप तो जानते हैं उस बात को कि किस तरह से वो वोट डले जाते हैं, कैसे होता है और कैसे उसकी गिनती होती है। पर जब ईवीएम खुलेगी तब आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से ये सीट जीतने जा रही है। ये बात अवश्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरी तरह से वहाँ पर हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं, पर कांग्रेस पार्टी ने भी उसका डट कर मुकाबला किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार ईवीएम की चौकसी की है, उस पर निगाह रखी है, किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो इसके ऊपर पूरा हम लोगों ने ध्यान रखा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि अभी तो इब्तिदाए इश्क है, हंसता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी होने दीजिए, थोड़ा खुश कर दीजिए इन लोगों को। पर जब रिजल्ट आएगा तो इनकी जो मायूसी है वो देखने लायक होगी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी वहाँ बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है। 2-3 दिन पहले मैं आया था, तब आपके चैनल पे मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी लगभग 15 से 16 हज़ार वोट से वहाँ जीतने जा रही है। और ये आंकड़ा मुझे लगता है कि मेरे आकलन के हिसाब से, मेरी रिपोर्ट्स के हिसाब से, मेरे सूत्रों के हिसाब से ये आंकड़ा इस आंकड़े के आसपास ही कहीं पे ये रिजल्ट आएगा। रवि जी, ये 23 से भी ज्यादा है जो आप बता रहे हैं आंकड़ा। 2023 में, हाँ 2023 में 7-8 हज़ार का अंतर था जीत का आप लोगों का, और इस बार आप बोल रहे हैं कि 15-16 हज़ार के वोटों के अंतर से आप जीतेंगे। तो 2.5 साल में ऐसा क्या बदल गया है दतिया में जो इतना बड़ा मार्जिन आ जाएगा? नरोत्तम मिश्रा बदल गया ना। नरोत्तम मिश्रा जो है, हाँ। उन्होंने वहाँ पर मैं समझता हूँ 3 चुनाव लगातार राजनीति बदल गए और उन्होंने वहाँ पर लगातार जो है काम किया है। आप तो जानते हैं नरोत्तम मिश्रा जी जिस तरह से वहाँ पर काम करते थे और जिस तरह से वो एक कद्दावर नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जाने जाते थे, होम मिनिस्टर भी रहे थे। तो निश्चित रूप से उनका मुकाबला जब राजेंद्र भारती जी ने किया था तो उस समय उनको वो शिकस्त देना ही बड़ी भारी शिकस्त हुई थी। वो मैं समझता हूँ 70-80 हज़ार वोट मानना चाहिए 7-8 हज़ार वोट को। तो वो तो बहुत बड़ी उन्होंने जीत हासिल की थी कांग्रेस पार्टी ने। निश्चित रूप से अब जो समीकरण बदले हैं उन समीकरणों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि लगभग कांग्रेस पार्टी 15 से 20 हज़ार वोट के मार्जिन में जीतेगी। बिल्कुल। और सवाल तो विवेक जी आपसे भी बनता है, लगातार बार बार एक ही नाम नरोत्तम मिश्रा। जब इतने लोकप्रिय वो पहले से थे, दतिया के दादा थे, तो एक प्रयोग करा है पार्टी ने या कुछ और इसके पीछे मंशा थी कि आपने आशुतोष तिवारी जी को उतारा है मैदान में, जिन्होंने आज तक चुनाव ही नहीं लड़ा था? देखिए, दतिया के उपचुनाव हो क्यों रहा है ये समझना होगा। दतिया का उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि
दतिया की जनता ने पूर्व के चुनाव में एक गलतीवश भूलवश एक ऐसे अपराधी को चुन लिया जो बाद में जन धन पे डाका डालने वाला एक अपराधी सिद्ध हुआ। तो जनता, दतिया की जनता वहां अपने आप को छला हुआ पा रही है। वो इस बार किसी भी प्रकार से जनता वही भूल दोहराने वाली नहीं है और ना ही ऐसे मूड में है। आपने देखा कि अभी डाक मत पत्रों की गिनती हो चुकी है, जारी है, और उसमें बीजेपी को स्पष्ट बढ़त है। तो ये इस बात का संकेत भी और प्रमाण भी है कि प्रदेश में डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार है और उनकी हर नीति, कर्मचारी हितैषी नीति हो या प्रदेश के विकास की नीतियों को है, तो दतिया की जनता ने उस चीज को एक्सेप्ट किया है। दतिया की जनता अपने आप को विकास यात्रा से जोड़ना चाहती है, खुद का विकास चाहती है। वो जानती है कि कांग्रेस जो जनता द्वारा प्रत्येक चुनाव में नकारी जा चुकी है, कांग्रेस का नेतृत्व जिसकी उसके अपने कार्यकर्ता ही नहीं सुनते हैं, तो ऐसी पार्टी को वोट देके क्या करना है। और वो अपराधी विधायकी जिसकी निरस्त हुई, लेकिन इसका आरोप तो आप पर लगाते हैं कि जबरन थोपा हुआ चुनाव है। देखिए, कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने अपनी पसंद की ट्रायल कोर्ट में अपनी ट्रायल चलाई, उसके बाद उन पे अपराध सिद्ध हुआ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत उन्हें वो नहीं हुई, तो क्या कांग्रेस का विश्वास न्यायपालिका में भी नहीं रह गया क्या? ऐसा भी होता है क्या सर? मतलब कानून में भी अपना पसंद चलता है क्या? मुझे पसंद नहीं है तो उस कोर्ट में पसंद के निश्चित रूप से जब मध्य प्रदेश में ट्रायल चल रही थी तो उन्हें आवेदन देकर उन्हें यहाँ की न्याय प्रणाली पर विश्वास न व्यक्त करते हुए दिल्ली कोर्ट में वो अपनी ट्रायल को ले गए, प्रकरण को वहां चलाया और उसके बाद वहां से भी वो अपराधी सिद्ध हुए हैं। तो इसके अंदर कुछ नहीं कहा जा सकता ऐसा कि इसमें बीजेपी का कोई उसमें हाथ है। ये तो सीधा सीधा कांग्रेस का एक जन धन डाका डालने वाला विधायक उसका अपराधी निकला है, जनता के सामने है और जनता के बीच में जनता को उसने धोखा देने का काम किया। इसी का परिणाम ये चुनाव है और इस परिणाम में निश्चित रूप से बीजेपी जीतने जा रही है। वो कांग्रेस के साथ भी नहीं है जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं जनता को धोखा देने के, वो तो अब कांग्रेस के साथ भी नहीं है। एक दिन पहले ही उनको सस्पेंड कर दिया पार्टी ने। तो यही देखने वाली बात है कि वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का ही मूल चरित्र ऐसा है। हाँ। कांग्रेस विधायक बनाती है, वो अपराधी निकलता है, फिर उसके बाद सेपोटेज होता है। तो कांग्रेस, यही बात हम लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस में अंतर कलह गुटबाजी से इस कदर ग्रस्त हो चुकी है, रचनात्मक विपक्ष भी उसको नहीं कह सकते। और जीतू पटवारी ने पूर्व से इस बात की भूमिका। ठीक है, जो सवाल आपने उठाए वही पूछ लेते हैं ना रवि जी, गुटबाजी है क्या कांग्रेस के अंदर? क्योंकि देखिए, एक तो पहले से ही हमने देखा अवधेश नायक जी जिनको लगातार पूरे चुनाव में कांग्रेस मनाती रही, बहुत प्रयास किए गए, एंड वक्त में वो मंच पर आपके आ भी गए। उसके बाद अब एंड टाइम पे राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप आपके ही प्रत्याशी ने लगा दिए, फिर उनको आपने सस्पेंड कर दिया। तो ये तो बताता है ना कि कहीं ना कहीं अंदर सब ठीक नहीं है कांग्रेस के। अच्छा, आप बताइए। अरे वाह, क्या बात है। नरोत्तम मिश्रा जी को तो शायद आप भूल गई, जिन्होंने वहां सड़कें जाम कर दी थी, पत्थरबाजी कर दी थी, 3 दिन तक वहां पे आतंक मचा रखा था। उस व्यक्ति के बारे में आप बात नहीं कर रहे। वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दूध का धुला हुआ आदमी हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो कितना भी अपराध कर ले, कितना भी पार्टी को नुकसान पहुंचा दे, कितने भी पार्टी के नेताओं को गर्रा ले, पर हम तो उसको अपने गले में डाल के रखेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ है। अगर आपने जरा भी गलती की संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक पार्टी है। इनकी तरह नहीं है कि जो है जितने भी अपराधी हैं उनके गले में माला डालो, 2 दिन पहले तक उनको जो है अपराधी बताओ, भ्रष्टाचारी बताओ, घपले घोटालेबाज बताओ। जैसे ही बीजेपी में आए उनकी मशीन में डाला आपने, वो बाहर वो निकल आए, कभी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कभी उनको मंत्री बना रहे हैं, कभी सांसद बना रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में सुन लीजिए पूरी बात, धैर्य से मैंने पूरी बात आप लोगों की सुनी है। तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र जो है वो यही है कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, जनता की बात को सुनते हैं। अगर कोई गलत काम हुआ है, अगर राजेंद्र भारती जी जो हैं उन्होंने कुछ सबूटेज किया है, तो निश्चित रूप से माननीय जीतू पटवारी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने उन पर एक्शन लिया है और वो आपके सामने है। तो हम कोई दुराव छिपाव की राजनीति नहीं करते हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि तड़ीपार लोगों को गृह मंत्री बनाते हैं, हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते। पर युवा चेहरों की भी तो बात करते हैं ना रवि जी आप, और फिर एक ऐसे अनुभवी नेता को आपने मैदान में उतारा, घनश्याम सिंह जी, जबकि इस बार तो यही बात लगातार बीजेपी कह रही है कि आप पर तो एक बड़ी चुनौती थी आपके लिए कि आपको अपनी सीट बचानी थी। 2023 में तो आप जीत ही चुके थे।
नहीं, देखिए, जैसे आप घनश्याम जी के बारे में अगर जानती होंगे और उनका अगर आपको इतिहास मालूम होगा तो वो कई बार विधायक रहे हैं, सेवड़ा से भी विधायक रहे हैं, दतिया से भी विधायक रहे हैं। दतिया की जनता उनको बहुत पसंद करती है। वो एक एक घर में लोगों से उनके संपर्क हैं। निश्चित रूप से जब चुनाव होता है तो ऐसे लोगों को देखा जाता है जिसके की जीतने की संभावना ज़्यादा हो। तो निश्चित रूप से उनके घनश्याम जी के जीतने की संभावना ज़्यादा थी। पूरा आकलन हुआ, नायक के नाम पे भी बहुत विचार हुआ है, सारी बातें उनके सामने भी रखी गई हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगला चुनाव जो है वो और आप ही के अनुभव से ही जुड़ा एक अपडेट में देने जा रही हूं। जो पहला रुझान आया है उसमें घनश्याम सिंह जी आगे चल रहे हैं। मैं तो आपको पहले जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए लगातार बात हो रही, काफी अनुभवी हैं, और जिस तरह का पहला रिएक्शन आया है, पहला रुझान आया है, उससे निश्चित तौर पर घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी भी जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ, और पहला रिएक्शन आपका। देखिए, बहुत करीब का चुनाव है, ये सबने देखा है, और जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ है उसमें मतदाता का प्रतिशत भी हमने कम देखा। वैसा रुझान या यूं कहें उत्साह मतदाताओं में नहीं था, मतदान का प्रतिशत कम रहा। लेकिन दोनों राजनीतिक दल हैं, वे अपने दावे कर रहे हैं। शुरुआती रुझान की बात ठीक है जो आपने कही कि घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बताना चाह रहा था। जी, जी, महत्वपूर्ण जी, खबर है। जी, महत्वपूर्ण खबर यह है कि अभी खबर मुझे दिखाई दे रही है, और ये खबर यह है कि पहला राउंड जो हुआ है उसमें 1184 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे है, और भाजपा 4551 वोट मिले हैं उसको, और कांग्रेस को 3367। तो बड़ी खबर यह है कि बड़ी 1184 मतों से भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी आगे पीछे चलता आगे बताया जा रहा है। और मैंने आपसे कहा था, संदीप जी भी शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, कि गिनती का दौर जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा वो इसी तरह चलेगा। उसमें कोई आगे पीछे आप देखेंगे, थोड़ी देर बाद हो सकता है कि घनश्याम भी आए, क्योंकि बहुत टफ चुनाव, बहुत अलग तरह का चुनाव, लेकिन बड़ी बढ़त 1184 मत जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। चलिए, टीम ने मुझे लगता है अपडेट भी कर दिया है। बीजेपी 1184 वोटों से आगे है। आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं, और सहयोगी उमेश का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, पहले डाक मतपत्रों में बीजेपी आगे, फिर बीच में खबर मिली कि घनश्याम सिंह आगे, और अब फिर आशुतोष तिवारी आगे। देखिए, अभी जो पूरा अपडेट है वो कुल मिलाकर 1184 वोटों से बीजेपी आगे है। इसमें जो है डाक मतपत्र भी शामिल है। पहले जो है ईवीएम जो मशीन है उसकी गिनती में 909 वोटों से बीजेपी आगे है, और डाक मतपत्रों को मिलाकर कुल 1184 वोटों से अभी बीजेपी आगे है। पहले संभावना जताई जा रही थी, कुछ देर पहले घनश्याम सिंह आगे रहे थे, लेकिन अब पूरा जो आंकड़ा है वो पहले राउंड का निकल चुका है, और इसमें बीजेपी कुल मिलाकर 1184 वोटों से आगे है। तो कहा जा सकता है कि अभी बीजेपी ने पहले राउंड में बढ़त ले लिए, और आगे अभी दूसरे राउंड के भी रुझान जो है ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है। कुछ देर में जो है दूसरे राउंड के भी जो है परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी अभी जो है 1184 जो मतों से आगे है, लेकिन चुनाव कांटे का है। अभी जो है सिर्फ बढ़त है। आगे जो है जिस तरह से जो कांग्रेस की पोलिंग है वहाँ खुलना शुरू होगा जब इसके बाद, तो निश्चित तौर पर ही कांग्रेस भी आगे बढ़त बनाती रहेगी। लेकिन चुनाव कांटे का है, फाइट टू फाइट ये मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे राउंडों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में लगातार फाइट देखने को मिलेगी। हालांकि अभी आज़ाद समाज पार्टी के कुछ क्षेत्रों की जो वोटिंग भी हो रही है, ईवीएम खुलनी है, उसके बाद भी नतीजों में उलटफेर देखने को मिलेगा। जी अच्छा, वो भी एक बहुत रोचक हो जाएगा उमेश के आज़ाद समाज पार्टी का रुख क्या रहता है इन चुनावी परिणामों में, किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। बने रहेगा उमेश, लगातार आपसे बातचीत हम करते रहेंगे, क्योंकि पल पल का अपडेट आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि पहला रुझान जो आया है 1184 वोटों से बीजेपी आगे है। आशुतोष तिवारी को फिलहाल 4651 वोट मिल चुके हैं, और घनश्याम को 3367 वोट मिले हैं, और बाकी जो अन्य हैं उन्हें 1917 मत मिले हैं। संदीप जी, आप अपनी बात पूरी करिए, और उसके बाद फिर मैं विवेक जी के पास जाऊंगी। जैसा मैं कह रहा था कि बहुत करीब का चुनाव है, राउंड जो भी बढ़ेंगे आगे पीछे होते रहेंगे जया जी, लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बात होगी आज़ाद समाज पार्टी के वोट की। क्या जीत और हार का अंतर, क्या आज़ाद समाज पार्टी को जो वोट मिलते हैं उससे कम होता है क्या? तो मुझे लगता है कि जो रुझान आएगा उसमें आज़ाद समाज पार्टी की बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि जो हम पहले राउंड में देख रहे हैं, अगर उनको 4000 और 3500 वोट मिले हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी को 2200 वोट मिले हैं। कुल मिलाकर के ये लगता है कि ये मुकाबला नज़दीक का होगा, और बड़ी भूमिका दामोदर यादव निभाएंगे।
एक बात और, मेरा सर काउंटर क्वेश्चन है। आप इससे पहले वोटिंग परसेंटेज को लेकर बात कर रहे थे। पिछले 5 चुनावों में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है 2008, 2013, 2018, ये 3 ऐसे चुनाव हैं जिसमें 70 से ज्यादा प्रतिशत था, यानी 73%, फिर 75 और फिर 77। और 2023 में पहली बार ऐसा हुआ था जब वोटिंग परसेंटेज 80% तक पहुंच गया था और वो सत्ता के खिलाफ चला गया था। इस बार फिर से ये 70 पर आकर खड़ा हो गया है। तो ये ऊपर नीचे का वोटिंग परसेंटेज आप इसे कैसे देख रहे हैं? मतलब 2.5 साल में वोटिंग परसेंटेज में 10% की कमी आना, ये क्या बता रहा है? देखिए, जो आप 3 चुनाव की आपने बात करी, 70 के आसपास रहे, तो ये वो सत्ता पक्ष का चुनाव था। हाँ। तो वो परिणाम भी हमारे सामने हो कि नरेंद्र मिश्रा उसमें जीते। लेकिन जो 80% वोटिंग, क्या वो एंटी इनकम्बेंसी था, यानी सरकार और उम्मीदवार के खिलाफ था, तो कांग्रेस जीत गई। और मुझे लगता है कि फिर 70 के आसपास है, तो जो चांस दिख रहा है वो बीजेपी का वोटिंग परसेंट के आधार पर, क्या होता है ये तो ईवीएम में बताएगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोटिंग रहा है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें एज मिल रहा है। क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी जाता एकदम सरकार के खिलाफ, तो फिर मुझे लगता है कि 80 के आसपास जाता। अब ये जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है उसमें महिलाओं का वोट गिरा है, तो क्या महिलाओं ने लाडली लक्ष्मी बहना योजना जैसी को उतना महत्व नहीं दिया और वो खुल के वोट करने नहीं आई? ये सवाल कुछ ऐसे हैं जिनका विश्लेषण तो आगे होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि 70% के आसपास वोटिंग होना ये संदेश और संकेत जरूर दे गया है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा बीजेपी को होगा। नहीं तो अगर एंटी इनकम्बेंसी होती सरकार के खिलाफ या उम्मीदवार के खिलाफ, तो मुझे लगता है वोट ज्यादा होता है हमेशा।